दोस्तों नमस्कार। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं और मोदी शाह के होश फाख्ता हैं राजनीतिक तौर पर। और राजनीतिक तौर पर पहली बार महाराष्ट्र की स्थिति कुछ इस तर्ज पर बन चली है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन मिशन 200 को लेकर चल पड़ा है और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर से ही यह आवाज आने लगी है कि वह 200 पार कर सकता है। और यह भी एक संकेत है कि पहली बार बीजेपी के हाथ पांव किस तरीके से फूले हुए हैं कि चुनाव को लेकर अब वह आरएसएस की चौखट पर है और महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस के उसकी खींची लकीर पर ही बीजेपी लड़े, इस पर भी सहमति बन रही है। यानी बीजेपी अपने तौर पर चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय और अमित शाह की बिसात के जरिए जो जीत हासिल करती थी, इस बार महाराष्ट्र में वह नामुमकिन है। तो क्यों नहीं आरएसएस के रास्ते चला जाए। और आरएसएस की जरूरत महाराष्ट्र में कितनी ज्यादा नागपुर से लेकर पुणे तक है, यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है इस दौर में जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं ने की नहीं थी। उन्हें लगता था कि कुछ अंदरूनी हड़कंप मचेगा इंडिया गठबंधन के भीतर, सीटों का तालमेल गड़बड़ाएगा इंडिया गठबंधन के भीतर और इस बात को लेकर तलवारें खिंच जाएंगी कि दरअसल इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन ज्यादा सीटों पर लड़ेगा। लेकिन एक के बाद एक बीते 48 घंटों में जो सहमति दिल्ली के भीतर से निकल कर आ रही है, अब वो बहुत साफ संकेत दे रही है कि पहली बार महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बिसात शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की तीनों मिलकर जिस तरीके से बना रहे हैं, उसमें ना चेहरे की जरूरत है, ना सीटों के टकराव को लेकर कोई शोर मचने वाला है। हालांकि 12 सीटें अलग अलग जगहों पर, जिसमें मराठवाड़ा भी है और उसमें पश्चिम महाराष्ट्र भी है, 12 सीटों को लेकर उठापटक जरूर होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर आंतरिक तौर पर सहमति बन गई तो फिर इसके बाद बीजेपी किस रास्ते जाएगी, क्योंकि इस वक्त उसके पास महाराष्ट्र में ना तो चेहरा है ना ही कोई नेता है। जो चेहरा है वो गुजरात का है और चुनाव महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के भीतर यह शोर बड़ा हो चला है कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात ले हड़पा और महाराष्ट्र का चेहरा ना हो पाने की वजह प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र चेहरा है और साथ में अमित शाह हैं और दोनों गुजरात से आते हैं। और इन सब के बीच जो स्थितियां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर है, वो कहीं से भी पूरे के पूरे एनडीए के भीतर से 100 का आंकड़ा पार करा दे, ऐसी कल्पना अब कोई करने को तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2014 से 2019 तक की सत्ता व्यवस्था और 2019 के बाद की परिस्थितियां, इसका आकलन अब वहां के लोग करने लगे हैं और यह जान चुके हैं महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य था, लेकिन उस औद्योगिक राज्य में उद्योगों की ही विकास दर कम हो गई। इकोनॉमिक सर्वे ने और मोटी लकीर खींच डाली कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह भी डगमगा गया है। किसानों की परिस्थिति नाजुक हो गई है, असंगठित क्षेत्र में काम बच नहीं पा रहा है, युवाओं को लेकर कोई कार्यक्रम इस दौर में शुरू किया ही नहीं गया। आखिरी मौके पर पैसे देने का ऐलान जरूर कर दिया गया, लेकिन रास्ता इससे कैसे निकलेगा। और रास्ता अगर नहीं निकल रहा है तो फिर दिल्ली में वो कौन सी डील है जिस पर मुहर एक के बाद एक लगती चली जा रही है और दिल्ली की सत्ता के हाथ पांव फूले हुए हैं। हमें लगता है इस परिस्थिति की शुरुआत पहली बार मातोश्री से निकलकर नेताओं से मुलाकात करने और दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे का राहुल गांधी से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, शरद पवार से मिलना, दूसरे उन तमाम नेताओं से मिलना जो सीधी राय रखते हैं कि बीजेपी को हर हाल में चुनाव अब हराना है। और इसके साथ साथ बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर महाराष्ट्र भी हाथ से निकल गया तो इसके बाद कोई ऐसा राज्य बीजेपी के पास बचेगा नहीं, गुजरात को छोड़कर, जो कि विकसित राज्यों में शुमारी जिसकी होती हो, जहां से पैसा निकाला जा सकता हो या जहां पर निवेश करवाया जा सकता हो। यानी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर 2047 में विकसित
देश बनाने की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है, राज्य दर राज्य चुनावी हार, विकसित राज्य या विकसित देश को लेकर सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहे, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी जो शोर होगा वह शोर इतना हंगामेदार होगा कि उसको थामना मुश्किल होगा। अब यहां से असल बात शुरू होती है। वह कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के भीतर हड़कंप है और इंडिया गठबंधन के भीतर सहमति है। पहली सहमति तो इस बात को लेकर है कि चुनावी तालमेल कैसे लड़ा जाएगा, इस पर डील हो गई। इसके साथ एक दूसरी चीज जुड़ी हुई थी। लगातार जिस बात का शोर था, चेहरा इंडिया होगा या फिर कोई व्यक्ति को चेहरा बनाया जाए, इसको कुछ दिनों के लिए टाला जा रहा है। बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर भी डील हो गई। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे या शिवसेना चाहते हैं कि चेहरा वही रहे जिसको कि शरद पवार अपने तौर पर कह रहे हैं कि अभी इंडिया ही चेहरा है और उसी आसरे चलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने औरंगजेब का नाम लिया महाराष्ट्र के भीतर पहुंचकर, वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के आसरे वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो या ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी जब टकराएगी तो उसका लाभ या घाटा दोनों पार्टियों को होना है। और इस दौर में उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन के साथ इस मजबूती के साथ खड़े होना है जहां पर वोट बटे नहीं। यानी राजनीतिक तौर पर एक ऐसी लकीर इंडिया गठबंधन खींच रहा है जहां पर उसे पता है कि किस वोट के आसरे महाराष्ट्र की राजनीति को साधना है। उसमें सिर्फ एक ओबीसी इसलिए बड़ा चंक बीजेपी को अपने अनुकूल दिखाई दे रहा है क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी खामोश रही। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं किया और इन सब के बीच ओबीसी को लगने लगा कि शायद अब बीजेपी उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर जिले दर जिले या क्षेत्रवार अगर परिस्थितियों को परखेंगे तो स्थितियां शायद आपको एक झटके में उलट दिखाई देने लगे। अब यहां से बात असल शुरू होती है कि औरंगजेब का कहना और उद्धव ठाकरे का अहमद शाह अब्दाली कह के जवाब अमित शाह को दे देना। इन दो जवाबों के बीच एंट्री देवेंद्र फडणवीस की हो जाती है। हम उस पर आए उससे पहले एक चीज जान लीजिए। पहली बार उद्धव ठाकरे जान चुके हैं कि दिल्ली में है तो महाराष्ट्र के मुद्दों के आसरे बीजेपी पर चोट नहीं करनी है, बल्कि बीजेपी की चोट का मतलब यह है कि सीधे मोदी और अमित शाह की उस थ्योरी पर चोट करनी है जो महाराष्ट्र में वह औरंगजेब जाकर क्यों कहते हैं, यानी हिंदूवादी या हिंदुत्व के आसरे उस चोट को गहरा करना है जो कि पहली बार माइनॉरिटी के सवाल को लेकर बांग्लादेश तक में बेचैनी है और भारत में माइनॉरिटीज को लेकर बांग्लादेश के कहीं ज्यादा बेचैनी है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो उद्धव ठाकरे यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे अभी अभी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे अपने कैनवास को बड़ा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जो बीजेपी साथ में खड़े होकर सरकार चला रही है दिल्ली के रिमोट के ऊपर, उसका अंदरूनी सच भी इस बार सामने आना चाहिए और इंडिया गठबंधन के भीतर इस पर भी सहमति है। यह अंदरूनी स्थिति है क्या? दरअसल राजनीतिक अस्थिरता के दौर में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना का टूटना, एनसीपी का टूटना, देवेंद्र फडणवीस का सीधे तौर पर सीएम से डिप्टी सीएम तक हो जाना, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को मिला क्या? इकोनॉमिक तौर पर ग्रोथ जो था 2019 से 2024 के बीच में 4.5% पर आ गया, जो उससे पहले 6.1% पे था। लेकिन बात इससे भी साफ होती नहीं है। राज्य पर कर्ज
7 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पर है। और जो हालात हैं वो 2026 तक बहुत साफ बता रहे हैं कि अब स्टेट का जो ग्रोथ होगा, क्योंकि जिस तर्ज पर राज्य चल रहा है उससे कहीं ज्यादा कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और इन सब के बीच पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र कागजों पर 5वें नंबर पर दिखाई देता हो, लेकिन केंद्र सरकार की डायरी में और पीआईबी ने जो नोट जारी किया उसमें वह 11वें नंबर पर है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर। और इसकी वजह से वहां पर जो पहली बार रोजगार या कहें बेरोजगारी का सवाल है, उससे युवाओं के भीतर जो सवाल अब उठ रहे हैं वो ग्रामीण महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा तीखे हैं। यानी एक सवाल यह है कि अगर ये सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट इंडिया जिस पे सहमति बना रहा है कि इन मुद्दों को उठाना जरूरी है, तो उसके बाद सवाल यह है कि 100 सीट का आंकड़ा भी एनडीए छू पाएगा या नहीं छू पाएगा। जिस पर और सहमति बनी है उन दस्तावेजों को हम आपके सामने लाएं, उससे पहले जरा समझिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2014 से 2019 के बीच में 5.5% था, 5.5% का ग्रोथ होता था। अब 2019 यानी एकनाथ शिंदे के आने के बाद से 2024 तक 1.3% हो गया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया है, -1%। रोजगार कहां से मिलेगा, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इस दौर में जो हिंदुत्व की परिस्थितियां उठकर चली आ रही थी उस पर भी चोट है, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा यह बताने लग गया कि जो हाईएस्ट नेचर ऑफ हेट स्पीच है ये 2022 और 2023 में जमकर हुई। और राहुल गांधी इसी मुद्दे को कि क्यों हम नफरत के खिलाफ हैं या मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, इस स्लोगन को लेकर भी लोगों के बीच जाना होगा, खास तौर से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों में, और कुछ हिस्सा कोंकण का भी छूना होगा। इस बात की खुले तौर पर एक सहमति है, हां इस दिशा में काम होगा। लेकिन और इसके भीतर जब जाइएगा तो एक चीज समझिए, 55% आबादी गांव में रहती है महाराष्ट्र की, और जिसमें से 87% लोग खेती पर निर्भर हैं। खेती में किसानों की बदहाली का आलम क्या है कि जो किसान अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। हर 8 घंटे में, जनवरी से जुलाई तक के बीच में हर 8 घंटे में एक किसान ने अपनी जान गंवा बैठी। यानी 600 किसान इस दौर में जान गंवा बैठे हैं, हर दिन 3 किसान। इस लिहाज से समझिए जुलाई तक की स्थिति। लेकिन उसके बाद की स्थिति इनकम के तौर पर इतनी त्रासदीदायक है कि पहली बार महाराष्ट्र के भीतर में राजनीतिक अस्थिरता से ज्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया है। यानी जो राज्य इस देश की जीडीपी में 20% तक योगदान देने की स्थिति में था, वहां ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? क्योंकि इस दौर में महाराष्ट्र की इकोनॉमी, ध्यान दीजिए तो इंडस्ट्री पर 31% टिकी हुई है, सर्विस पर 58% है, एग्रीकल्चर पर 11% है, 11.2%। और इन सब के बीच बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सर्विस सभी डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में जो जानकारी निकल कर आई सरकार के अपने डाटा के जरिए, उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि स्थिति इतनी नाजुक है कि ग्रामीण भारत में अगर 4.5 लोगों का परिवार मानिए तो कमाई हर दिन की पूरे के पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर में 437 रुपए है प्रतिदिन की, यानी पर मंथ 13,122 रुपए।